वालेकुम एवरीवन, मेरे क्लास में आपका वेलकम है। और इस क्लास में हमें एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड पर बात करनी है। एनालिसिस का मतलब कि उस कंपाउंड में क्या क्या और कितनी कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई कंपाउंड है लाइक वाटर है, H2O है, तो अगर उसका एनालिसिस हम करेंगे तो उसका एनालिसिस हमें ये बताएगा कि इसके अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। साथ ही ये भी बताएगा कि उसके अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अभी हम इस बात को डिटेल से देखेंगे कि ये सब कैसे किया जाता है और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो भी हम याद करेंगे। एक दो शॉर्ट हैं जो इस टॉपिक से बनते हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगा। अच्छा, एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड। जब भी एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड का नाम आता है तब हमारे जहन में एक कंसेप्ट आता है, दैट इज़ परसेंटेज कंपोजिशन। यानी अगर हमें कोई कंपाउंड दे दिया जाए, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट कितनी कितनी परसेंटेज में उस कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, दैट इज़ कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। अभी हम इस बात को समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। हमने बात करनी है एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड में परसेंटेज कंपोजिशन पर। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, SITION। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन पर हमें बात करनी है। कोई कंपाउंड ले लेते हैं रैंडम, लाइक मीथेन ले लेते हैं। चलो एक कंपाउंड लेते हैं, कंपाउंड मीथेन ले लेते हैं, CH4। ठीक है, इसके हम 100 ग्राम ले लेते हैं, 100 ग्राम। ये बात अभी हम समझ रहे हैं। हमने इस कंपाउंड की एनालिसिस, ठीक है, जो जो स्टेप है वो हमने कर लिए, और क्या क्या स्टेप होते हैं वो भी बताएंगे आपको। जो जो स्टेप हैं हमारे पास वो हमने परफॉर्म कर लिए। हमने 100 ग्राम मीथेन ली थी। ठीक, अब एक्सपेरिमेंट के बाद और एनालिसिस के बाद हमें पता क्या चलता है कि इस 100 ग्राम में जो कार्बन है वो 75 ग्राम है, वो 75 ग्राम है, 75 ग्राम। और ये जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ और सिर्फ 25 ग्राम्स है। यानी हमने कार्बन और इस 100 ग्राम मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन को अलग अलग करके देखा। हमें पता लगा कि ये जो कार्बन है ये 75 ग्राम कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है इस 100 ग्राम मीथेन का, और ये जो हाइड्रोजन है ये सिर्फ 25 ग्राम कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है इस 100 ग्राम का। हमें पता क्या लगा कि कार्बन इसमें कितना है, 75 ग्राम है। ठीक है, और हमें पता लगा कि हाइड्रोजन जो है इसमें वो सिर्फ और सिर्फ 25 ग्राम है। ठीक, यही जो 75 और 25 है यही इसकी परसेंटेज कंपोजिशन है। यानी 100 ग्राम में कितना कार्बन प्रेजेंट था, 100 ग्राम में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट था, यही क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। मैं रिपीट कर देता हूँ, 100 ग्राम मीथेन में कितना कार्बन प्रेजेंट था और 100 ग्राम मीथेन में कितने ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट था, यही उसकी क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन है। ठीक, यानी 75% परसेंटेज कंपोजिशन है आपके कार्बन की और 25% परसेंटेज कंपोजिशन है आपके हाइड्रोजन की। ये हमें पता कैसे लगा, देखिए हम बेसिकली करते क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने का एक आसान सा फार्मूला है। इस मीथेन के अंदर जितना मैस कार्बन का है, इस मीथेन के अंदर जितना मैस कार्बन का है, इस मीथेन का मैस कितना होता है, 16 होता है ना, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन है तो 4, 12 जमा 4 16। इस मीथेन का मैस है 16 और इसमें कार्बन का जो मैस है वो कितना है, सिर्फ 12 है। ठीक है, 16 में से 12 मैस किसका है, कार्बन का है, तो 12 को ऊपर रखते हैं। ठीक है, यानी कार्बन का मैस ऊपर रखा, डिवाइड कर दिया पूरे मीथेन के मैस से, यानी 16। मीथेन का मोलिकुलर मैस 16 AMU होता है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ठीक है, परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं ना, ऑब्टेन्ड ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 75%, 75%। तो दैट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मीथेन। यानी द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मीथेन इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, इसी तरीके से हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 16 ग्राम मीथेन में सिर्फ 4 ग्राम है, तो 4 को हमने ऊपर रखा और टोटल जो मीथेन का मास होता है कितना होता है, 16 होता है। ज़रब कर दिया इसको 100 से, जवाब आ जाएगा 25%। तो हम ये कह सकते हैं कि द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन मीथेन इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, यानी 100 ग्राम में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट था। ठीक है, वो हमारी मर्जी है कि हम 100 ग्राम से देखें। ठीक है, 100 ग्राम से देखेंगे तो हमें साफ साफ पता लग जाएगा। ठीक है, अगर अपने पास 100 ग्राम नहीं है, लाइक 16 ग्राम है, तो फिर हमें ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक, तो अब हम इस पॉइंट पर आ गए हैं कि हम डेफिनेशन लिख सके परसेंटेज कंपोजिशन की। मैंने 2-3 दफ़ा बोल भी दी, आपको याद भी हो गई होगी कि द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, यानी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, is the
is the number of grams of that element present in 100 grams of the compound। ठीक, ये बातें हम अभी एक्सप्लेन भी कर चुके हैं यहाँ से। ठीक है, और अगर हम इसका फार्मूला बनाएं, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट का फार्मूला, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, इसका अगर हम फार्मूला लिखें तो मैं कैसे लिखूंगा? मैस ऊपर, मैस ऑफ एलिमेंट ऊपर, मैस ऑफ कंपाउंड नीचे, मैस ऑफ एलिमेंट ऊपर, मैस ऑफ कंपाउंड नीचे। ठीक है, तो ऊपर हम लिखेंगे मैस ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड ओवर मैस ऑफ द कंपाउंड, यानी कंपाउंड का मैस ऑफ द कंपाउंड, और मल्टीप्लाई बाय 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फार्मूला हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी पर ही हम पूरे क्लास में काम करने वाले हैं। आगे चलते हैं, हम थोड़ी सी मुझे बात करनी है एनालिसिस की। एनालिसिस पर बात करते हैं। एनालिसिस ना दो तरह की होती है। एनालिसिस दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं हम क्वालिटेटिव एनालिसिस, और दूसरी को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इस एनालिसिस पर हम जो है बात चैप्टर नंबर 2 में ज़्यादा डिटेल से करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात अभी इस चैप्टर में करना बनती है। क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपने पढ़ रखा होगा अपने एलिमेंट्री लेवल पर, यानी क्लास 9th में। क्वालिटेटिव जैसे नाम से जाहिर है, क्वालिटी को जाहिर करता है। क्वालिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? कंपोनेंट्स पर डिपेंड करती है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है हमें किसी भी कंपाउंड के कंपोनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस किसी भी कंपाउंड के कंपोनेंट्स की क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है ना? तो क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है ये हमें सिर्फ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड के बारे में बताता है। ठीक है, तो जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो हम उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड आर आइडेंटिफाइड। ठीक, और जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो जो एलिमेंट किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हैं उनके मैसेज को डिटरमिन करते हैं। तो मैस ऑफ ईच एलिमेंट in the sample of a compound is determined। हर एक एलिमेंट का मैस हम डिटरमिन करते हैं। अच्छा, एक एनालिसिस जो है, कंप्लीट एनालिसिस जो है, वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों का सम होती है। पहले हम एलिमेंट्स देखते हैं कि किसी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, फिर हम उनकी क्वांटिटी मेजर करते हैं। यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो पहले की जाती है। इट इज़ डन फर्स्ट। ठीक है, और जो अभी क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये आफ्टर क्वालिटेटिव एनालिसिस की जाती है, यानी आफ्टर क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, यानी ये बाद में की जाती है। अच्छा, और ये जो आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस है, अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करके रुक जाएं तो ये हमारे लिए डेटा सफिशिएंट नहीं होता, ये लेस रिलायबल होता है। ठीक है, लेस रिलायबल होता है, कंपाउंड के बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता होता। ठीक है, अच्छा, यानी ये लेस रिलायबल होता है। और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है वो बेसिकली मोर रिलायबल होता है। ठीक है, और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो हमें सिर्फ एलिमेंट्स के नाम बताता है, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें देखो हर एक की अमाउंट भी बताता है, यानी मैस भी बताता है। तो आपका ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये लेस इन्फॉर्मेशन हमें देता होता है। क्या देता है? लेस इन्फॉर्मेशन। जबकि जो आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ये मोर इन्फॉर्मेटिव होता है। ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में सिर्फ हमें नाम का पता लगता है। ठीक है, तो इसमें कोई मैथमेटिकल रिजल्ट हमें नहीं मिलता, यानी नो मैथमेटिकल रिजल्ट। ये पॉइंट्स आपकी बुक में नहीं लिखे हुए, मैं डिफरेंस बना रहा हूँ। जब शॉर्ट आपसे पूछेगा डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है इसमें हमें मैथमेटिकल रिजल्ट मिलता है, नंबर्स की सूरत में हमें रिजल्ट ऑब्टेन होता है। यानी मैं लिख सकता हूँ रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, यानी नंबर्स की सूरत में हमें रिजल्ट ऑब्टेन होता है।
अच्छा, मज़ीद भी हम कुछ डिफरेंसेस कर सकते हैं। इस साइड पर मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस लिख देता हूँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस, और इस साइड पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस लिख देता हूँ। ठीक है, एनालिसिस। आप चाहो तो पॉज करके ये सब नोट भी कर सकते हो। ठीक है, पॉज करके नोट कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको एक और डिफरेंस लिखाने लगा हूँ जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ठीक, जो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस है ना, ये हम केमिकल टेस्ट्स परफॉर्म करके जो है परफॉर्म करते होते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस हम केमिकल टेस्ट्स करके करते होते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोजन है किसी कंपाउंड में तो उसका एक स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट होता है, कार्बन है तो उसका भी एक केमिकल टेस्ट होता है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, इन सब के अलग अलग केमिकल टेस्ट्स होते हैं। तो उन टेस्ट के अलग अलग नाम भी होते हैं, उनके अलग अलग रिएक्शंस भी होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे कभी आपको। अच्छा, तो अभी आपके लिए सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये हम केमिकल टेस्ट्स परफॉर्म करने के बाद करते हैं। ठीक है, यानी डन बाय परफॉर्मिंग केमिकल टेस्ट्स, डन बाय परफॉर्मिंग केमिकल टेस्ट्स। कैरेक्टरिस्टिक केमिकल टेस्ट जो है ये ज़्यादा बेटर होगा, कैरेक्टरिस्टिक केमिकल टेस्ट्स। ठीक है, यानी हर एलिमेंट का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने कैरेक्टरिस्टिक का वर्ड यूज़ कर दिया। अच्छा, जबकि आपकी जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ये हम जो है आने वाले क्लास में पढ़ेंगे भी सही, दैट इज़ कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस के ज़रिए से क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जाती है, यानी इट इज़ डन बाय कंबस्शन एनालिसिस, कंबस्शन एनालिसिस। ठीक, अच्छा, और कोई ख़ास डिफरेंस और है नहीं, तो इसके साथ आप शॉर्ट में एग्जाम्पल लाजमी कोट करोगे। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री इज़ इनकम्प्लीट विदाउट एग्जाम्पल्स। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस की। तो यहाँ पर देखो, जब हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे मीथेन की तो हमें क्या पता लगेगा कि उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि 75% कार्बन है और 25% हाइड्रोजन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस of methane says that it contains carbon and hydrogen, it contains carbon and hydrogen। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें क्या बताएगी कि इसमें 75% कार्बन है और 25% हाइड्रोजन है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मीथेन says that it contains 75% कार्बन एंड 25% हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी हमने कोट कर दिया। ठीक हो गई बात। अब कुछ फार्मूले हैं परसेंटेज कंपोजिशन के, जिसमें से एक फार्मूला तो मैंने आपको लिखवाया अभी कि एक कंपाउंड में एक एलिमेंट का जितना मैस होता है वो ऊपर रखा गया और मैस ऑफ कंपाउंड नीचे रख दिया गया, तो उससे हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिटरमिन कर लेते हैं। तो मैं फार्मूला इधर लिख भी देता हूं ताकि हमारे पास रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि हमें एक न्यूमेरिकल करना है अभी। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट किसके बराबर होती है, मैस ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मैस ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और एक और फार्मूला भी होता है, ठीक है, वो भी यानी अभी हम पढ़ चुके हैं। कैसे भला, देखो यहाँ पर हमने पढ़ा कि आप यहाँ पर देख रहे हो मैस ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, ये जो 12 है बेसिकली। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मीथेन के 1 मोल का मैस कितना होता है, 16 ग्राम होता है ना, 16 ग्राम होता है ना। तो उसमें से 12 ग्राम क्या होता है, कार्बन होता है। उसमें क्या होता है, 12 ग्राम कार्बन होता है। मीथेन के 1 मोल में 12 ग्राम कार्बन होता है ना, तो हम कह सकते हैं कि मैस ऑफ द एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड कितना है, 12 है। और ये जो 16 है ये बेसिकली मीथेन के 1 मोल का मैस है, यानी मोलर मैस ऑफ द कंपाउंड है। तो इधर हम लिख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू mass of the element in 1 mole of the compound, mass of the element in 1 mole of the compound, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं मोलर मैस ऑफ द कंपाउंड से, मोलर मैस ऑफ द कंपाउंड। मोलर मैस यानी 1 मोल का जितना मैस होता है। अच्छा, अब ये मोलर मैस जो है ना, ये 2 तरह का हो सकता है।
ठीक है। मोलर में इसको हाँ 100 से मल्टीप्लाई भी करते होते हैं, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई भी करते होते हैं। अच्छा, अब ये मोलर मास जो है ना, ये दो तरह का हो सकता है, ठीक है, या तो ये मॉलिक्यूलर मास हो सकता है या फार्मूला मास हो सकता है एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अच्छा, यानी मॉलिक्यूलर मास होगा आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स का, फार्मूला मास होगा आपके आयनिक कंपाउंड्स का। तो मोलर मास दो तरह का हो सकता है, एक आपका हो सकता है मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, और दूसरा हो सकता है फार्मूला मास इन ग्राम्स, फार्मूला मास इन ग्राम्स। क्लियर हो गई बात? अच्छा, एक एग्जाम्पल करते हैं। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, ये आपकी बुक की एग्जाम्पल नंबर 2 है। उसने कहा हमने 8.657 ग्राम लिए एक कंपाउंड के, उनको डिकम्पोज किया उसके एलिमेंट्स में, ठीक है, और उससे हमें 5.217 ग्राम कार्बन मिला, 0.962 ग्राम हाइड्रोजन मिला और 2.478 ग्राम ऑक्सीजन मिला। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड अंडर स्टडी, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करके दो। अब हमें फार्मूला पता है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे? मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन, कार्बन ओवर मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यूज पुट करो। मास ऑफ कार्बन कितना दे रखा है? 5.217 दे रखा है, 5.217 दे रखा है। डिवाइड करो मास ऑफ कंपाउंड 8.657 दे रखा है, डिवाइड बाय 8.657 या 8.67 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा 60.26%, 60.26%। अच्छा, इस तरीके से अगर हमें मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालनी हो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो कैसे निकालेंगे? मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन ओवर मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दे रखा है? 0.962 ग्राम, तो 0.962 ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड 8.657 है, 8.657 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर अपने पास आ जाएगा 11.11%, 11.11%। अगर हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालें, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालें तो कैसे निकालेंगे? मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन ऊपर, ऑक्सीजन ऊपर, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। वैल्यूज पुट करें। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 2.478 है, 2.478 है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड 8.657, 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100। जवाब आएगा अपने पास 28.62%, 28.62%। अच्छा, एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन तीन परसेंटेजेस का सम कीजिए तो आंसर आएगा 100। इन तीन परसेंटेजेस का सम कीजिए तो आंसर आएगा 100। यानी अगर हम 100 ग्राम लें कंपाउंड का, इसी कंपाउंड का लें, तो उसमें 60.26 ग्राम क्या होगा? कार्बन होगा, 11.11 ग्राम क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, और 28.62 ग्राम ऑक्सीजन होगा। So that was all about today's lecture, analysis of a compound. तो wish you all the best। फिर मिलते हैं अगले क्लास में with a new topic that is empirical formula.